हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करवाने वाले हैं और आज का हमारा ये क्लास नंबर 5वां होने जा रहा है। इससे पहले एक से 4 तक के क्लास में मैं 18/8/2022 के सिर्फ नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाई हूँ। जीके जीएस रीजनिंग और मैथ के सभी क्वेश्चनों को अगर आपने अभी तक क्लास नहीं किया है तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम क्लास नंबर 5वें में हम आज क्लास करवाने वाले हैं 22/8/2022 के सिर्फ नंबर थर्ड को सॉल्व करवाएंगे, जिसमें हम रीजनिंग मैथ जीके जीएस के सभी क्वेश्चन को करवाने वाले हैं और ये क्लास नंबर 5वां होगा और #1 यानी कि 22/8/2022 के पेपरों को सॉल्व करेंगे, लेकिन 1 से 25 तक में, और फिर इसके बाद अगले पार्ट में 25 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल दिया पहले ही कि उत्तर की ओर कुछ व्यक्ति मुख करके बैठे हैं, तो ऊपर की तरफ मैं बता दी हूँ। बोला है डी पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, यानी कि ये दायां होता है और इधर क्या होता है, बायां। तो दाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो हम यहाँ पे बना देते हैं दाएं सिरे पर डी बैठा है। ठीक, दाएं सिरे पर डी को बैठा देते हैं। फिर बोला है डी एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी कि एच का दायां डी हो जाएगा, यानी डी के बाएं कौन बैठा है, एच बैठा है हमारा। ठीक, इसके बाद क्या बोला है ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। मान लीजिए यहाँ पे मैं ए को बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ए जो है कहाँ बैठा है, सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। तो मान लीजिए मैं सी को यहाँ पे बना देती हूँ और सी का बायां कौन सा होगा, इधर होगा। तो सी के बाएं, ए सी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो 1 2 और ये 3, यानी कि सी का बायां तीसरा कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद बोला एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक, एल सी के दाईं ओर से 5वें स्थान पर बैठा है। अब ये यहाँ पे क्या बोला है, एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो क्या पता एल यहाँ पे भी आ सकता है, तो 1 2 लोग बना देंगे, यहाँ पे भी एल आ सकता है। ठीक, और इधर भी एल आ सकता है। तो अभी एक बार और आगे पढ़ लेते हैं। एल सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। जो एल है वो सी के दायां ओर, सी का दायां किधर होगा, तो इधर होगा। और 5वां 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पे कौन बैठा है, सी के एल बैठा है। एल जो है सी के दाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर मैंने इसको बैठा दिया। ठीक, इसके बाद क्या बोला था कि एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो पता चल गया कि एल हमारा इधर नहीं इधर है। तो एच और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति को बैठा देते हैं, 1 2 3 व्यक्ति बैठ गए। ठीक, इसके बाद अब क्वेश्चन क्या बोला है, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, 14 लोग बैठे हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, यदि कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष एक और दूसरा दिए गए हैं, कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। ठीक, कथन हमारा दिया है कुछ बेड मेजें हैं, कुछ मेजें अलमारियां हैं, कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं, यानी कि इसको पहले बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी मैपिंग करते हैं। तो कथन क्या दिया है कि कुछ बेड है जो मेजें हैं, तो पहले हम बेड बना लेते हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, बेड बन गया। ठीक, तो ये कुछ बेड क्या है, मेजें हैं, तो कुछ भाग इसका क्या हो जाएगा, मेजे में आ जाएंगे, मेजे हैं। ठीक है, फिर बोला कुछ मेजें अलमारियां हैं, तो कुछ मेज किस में आ रहे हैं, अलमारियां, तो अलमारियां ही हो जाएगा, अलमारियां हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, कुछ अलमारियां कुर्सियां हैं, तो कुछ अलमारियां क्या हो गई, कुर्सियां हो गई। ठीक है, इसके बाद आइए हम इसके निष्कर्ष को पढ़ते हैं। ठीक, निष्कर्ष क्या दिया है, निष्कर्ष हमारा पहला दिया है कुछ कुर्सियां बेड हैं। तो देखिए क्या जो कुछ कुर्सियां हैं वो बेड के अंतर्गत आ रही हैं, तो कुर्सियां और बेड ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला है कुछ बेड अलमारियां हैं, तो क्या कुछ बेड अटैच है अलमारियां से, टच हो रहा है, तो नहीं हो रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, पहला दिया है केवल निष्कर्ष, दूसरा दिया है केवल पहला और दूसरा, तीसरा दिया न तो पहला और ना ही दूसरा पालन करते हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ना ही पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है झारखंड की गुआ खान निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि झारखंड की गुआ खान ये लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। झारखंड की गुआ खान लौह अयस्क खनिज से संबंधित है। यह झारखंड में सिंहभूमि जिले में स्थित है। कहाँ पर है? तो सिंहभूमि जिले में स्थित है। यहाँ से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। किस चीज का खनन किया जाता है? तो हेमेटाइट अयस्क का यहाँ पे खनन किया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये भी हमारा रीजनिंग से संबंधित है। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया है दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का पालन करते हैं। ठीक, तो कथन ये दिया है टीम ए के विद्यार्थियों ने पिछले सीजन में खेले गए 20 गेम में से 14 गेम हारे हैं। ठीक है, तो आइए निष्कर्ष को एक बार पढ़ लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या दिया है? निष्कर्ष दिया है पहला कि टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। ठीक, निष्कर्ष दूसरा क्या दिया है? टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक, तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। न तो निष्कर्ष पहला और न ही दूसरा पालन करते हैं। क्यों नहीं करते हैं आइए समझते हैं। तो इसमें बोला है कि टीम ए के विद्यार्थी खेल की तुलना में शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं। जरूरी नहीं है कि वो शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं तभी वे 14 गेम हार गए हैं, जरूरी नहीं है। ठीक, दूसरा दिया निष्कर्ष हमारा टीम ए के विद्यार्थी दुर्भाग्यशाली हैं, तो ये भी जरूरी नहीं कि वो दुर्भाग्यशाली हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है LMNOP Q और R एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, Q और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। M और O एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। ठीक, O पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है, R N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो चलिए सबसे पहले क्या बोला है कि LMNOP Q एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो पहले इसकी मैपिंग कर लेते हैं। तो चलिए क्या बोला है कि एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया क्या है कि एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ये तो सही है। Q और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोला है? Q और N के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं Q को बना देती हूँ। ठीक, और इनके बीच 3 व्यक्ति को हम बैठा देते हैं, यानी 1 2 और 3। और यहाँ पे कौन बैठ गया? N हो गया। ठीक है, Q और N के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 और 1 3 हो गया। ठीक, इसके बाद क्या बोला है? M और O एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है, यहाँ भी हो सकते हैं और M और वो यहाँ भी हो सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है? O पंक्ति के दाएं सिरे पर बैठा है। देखिए यहाँ पे बोल दिया कि जो O है ये कहाँ बैठा है? ये दाएं पंक्ति के सिरे पे। दाएं किधर है? इधर है, तो दाएं पंक्ति का सिरा यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि O यहाँ पे बैठा है। ठीक, इसके पहले फिर क्या बोला था? M और O एक दूसरे के बगल में है, तो दायां पे है तो M कहाँ पे रहेगा? इसके बाएं साइड रहेगा, यानी कि यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे हमारा M हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या बोला है? R N के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। N के बाईं ओर, N का बायां किधर है? तो इधर हो जाएगा। ठीक, N के बाईं ओर कौन बैठा है? तो R यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे फिर क्या बोला है? पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? देखिए यहाँ पे L और P इन दोनों को नहीं बताया अभी, तो या तो L यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, P यहाँ भी हो सकता है, L यहाँ भी हो सकता है। ठीक, तो पहले 5वां देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, तो 5वें पे कौन बैठा है? N बैठा है। और P और L के बारे में अभी कुछ बताया नहीं था, तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? तो बाएं हमारा इधर से हो जाएगा, तो बाएं से 5वां गिनते हैं, 1 2 3 4 5, तो N हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या के बीच है। ठीक, तो इसमें बोला है नोट संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। जैसे उदाहरण दिया है 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि, यानी कि जोड़कर, घटाकर और गुणा करके आंसर लाना है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन दिया क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया है 5 62 7 और 8 18 और 12 दिया है। ठीक है,
तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है या तो गुणा करके देख सकते हैं या जोड़ना घटाना आप सभी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर कुछ ज़्यादा मतलब कि अंकों का डिफरेंस रहता है, यानी कि ज़्यादा नंबर का यहाँ पे अंतर आता है, तो आप गुणा कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे ये बन रहा है, मान लीजिए 5, 62 और 7 दिया है पहला, ठीक। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसके बाद माइनस कर दे रहे हैं, 7 माइनस 5 कर देंगे। तो 5 का हो जाएगा 25, 7 का 49, माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस 12 कर दे रहे हैं, ठीक। 25 और हम 49 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, तो 74 माइनस 12 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारा 62 आंसर आ जा रहा है, ठीक। ऐसे ही से हम दूसरे में भी लगाएंगे, दूसरे में भी लग गया, तो वैसे ही हम इन ऑप्शनों में से देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी पे बैठ जा रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम दूसरे को चेक करते हैं, 8, 188 और 12 को चेक करते हैं, ठीक। इसके बाद 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस करेंगे 12 माइनस 8 कर देंगे। तो 8 का 64, 12 का 144 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 20 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे, ठीक, माइनस 20। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8, 0 और ये 2, 208 माइनस 20, 208 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 188 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इन सभी ऑप्शनों को चेक करेंगे बारी बारी से कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा एकदम करेक्ट आएगा। चलिए आइए सॉल्व करके हम देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, 7, 114 और 9 दिया है, ठीक। तो 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 7, 9 प्लस 7 करेंगे, ठीक। 7 का 49, 9 का 81 माइनस, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 9 और प्लस 7 16 हो जाएगा, ठीक। तो 49 और 81 हमारा कितना हो जाएगा, तो 130 और माइनस कितना हो जाएगा, 16। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा इसमें 114 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 114 है और 9 है, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस 81 और माइनस कितना हो जाएगा, 16, क्योंकि 9 और 7 16 हो गया। उसके बाद 130 हो जाएगा, 49 और 81 को जोड़ेंगे तो और माइनस करेंगे 16, तो आंसर हमारा 114 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के भाग किसमें निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर इसमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि संविधान के भाग तीसरे में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों को रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एथनॉल का एथनोइक अम्ल में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एथनॉल का एथनोइक अम्ल में परिवर्तन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनेजाइट अयस्क भारत के इनमें से किस राज्य की रेत में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि मोनेजाइट अयस्क ये भारत के केरल राज्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को किस आयु वर्ग का होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जुलाई 2022 तक पूरी प्राप्त जानकारी के अनुसार अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए व्यक्ति को 18 से 40 वर्ष आयु होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, मैथ से संबंधित है क्वेश्चन हमारा, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर माप वाले एक घनाभाकार ब्लॉक को समान आकार के घनों की सटीक संख्या में काटा जाता है। इस प्रकार बनने वाले घनों की न्यूनतम संभव संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले हम ये लिखेंगे कि चलिए इसको बुक में ही देख लेते हैं। माना न्यूनतम घनों की संख्या क्या है, x है, ठीक। इसमें बोला है कि मान लीजिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है किसी घनाभाकार का, ठीक। उसमें बोला है कि उसमें से अगर छोटे छोटे हम घन को बनाते हैं, यानी छोटे छोटे घन को उसमें से काटते हैं, तो मतलब संभव कितनी संख्या उसमें से बनाई जा सकती है, ठीक है, ये पूछा है। तो पहले हम क्या करेंगे, माना न्यूनतम घनों की संख्या x की पता नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12, 20, 30 का HCF पता करेंगे, ठीक। आइए हम HCF निकाल के आप लोग को बता देते हैं कि HCF कैसे पता किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 12, 24, 30 का हम क्या निकालेंगे, पहले तो हम HCF निकालेंगे, यानी कि मौसा निकालेंगे। तो 12 का जो फैक्टर होता है 2 गुणते 2 गुणते 3 हो जाएगा, 24 का 2 गुणते 2 गुणते 3 और 30 का 2 गुणते 3 गुणते 5। तो इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो पहले तो 2 कॉमन है, फिर इन तीनों में इसमें 2 है दोनों में, लेकिन इसमें 2 नहीं दिए थे, लेकिन 3 क्या है, तीनों में कॉमन है, इन दोनों में भी है और इसमें भी है। यानी कि 2 गुणते 3 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया, 6। इसके बाद हम क्या करते हैं,
आगे देखते हैं L इंटू बी इंटू एच हमारा घनाभाग का आयतन होता है और इसका आयतन a क्यूब होता है और इसमें कितने नंबर ऑफ घन आएंगे यानी कि संभव कितनी संख्या आ जाएगी उसका गुणा किया गया है। ठीक, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, a की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 का क्यूब कर देंगे, गुणते हम क्या कर देंगे x कर देंगे। ठीक, और L इंटू बी इंटू एच यानी 12 गुणते 24 गुणते 30 कर देंगे। ठीक, उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है यानी 6 का क्यूब 216 होता है और इसके बाद इसे भाग दे देंगे, भाग देने के बाद हमारा 40 आंसर आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा एल जी के पी एच और जेड एक ही बहुमंजिला इमारत की 8 अलग अलग मंजिलों पे रहते हैं। ठीक, जिनमें दो मंजिलें खाली हैं। इसमें बोला है कि 2 मंजिलें क्या हैं, खाली हैं। ठीक, इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाला मंजिल क्रमांक 2 है, इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक क्या है, 8 है। ठीक, एच मंजिल क्रमांक 1 पर रहता है, के मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है और पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है और जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है। ठीक, यानी जेड से ऊपर भी खाली है और जेड से नीचे वाली मंजिल हमारी खाली है। ठीक, जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है। ठीक, यानी कि एल के जस्ट ऊपर वाली मंजिल पे कौन रहता है, बोला है जी रहता है। ठीक, और जी की मंजिल पी की मंजिल के ठीक नीचे भी है, तो बात तो वही हुई। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, जो जी है वो जी मंजिल को क्या बोला है, पी की मंजिल के ठीक नीचे है, यानी कि जी के ऊपर कौन है, पी है। ठीक, मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, मैपिंग करते हैं। यानी कि क्या बोला है सबसे पहले कि इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, यानी कि निचली का क्या है, 1 दिया है, सबसे निचला वाला मंजिल क्या है, क्रमांक 1 है, तो इसको हम क्या बना देते हैं, 1 बना देते हैं। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, उसके बाद बोला है उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है, यानी कि लगातार क्या दिए हैं, नंबर दिए हैं, 2 के बाद 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर क्या दिया है, 8 दिया है, 8 मंजिल दिया है। ठीक है, यहाँ भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 दिया है और 2 क्या बोला था, खाली है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं और 2 क्या बोला है, 2 मंजिल खाली है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो चलिए आइए देखते हैं आगे फिर क्या बोला है इसमें बोला है कि के मंजिल क्रमांक 2 पे रहता है, 2 पे कौन रहता है, तो 2 पे के को हम बैठा देते हैं। ठीक है, के एक मिनट साइड कर देते हैं, 2 पे किसको बैठा देते हैं, हम के को बैठा देते हैं। फिर इसके बाद क्या बोला है, उसके बाद आगे बोल रहा है कि जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल क्या है, खाली है। तो अभी हमको पता नहीं है कि जेड कहाँ बैठा है, तो अभी इसको रहने देते हैं, क्योंकि जेड कहीं बैठ सकता है, या तो यहाँ बैठ सकता है या तो यहाँ बैठ सकता है, और उसके ऊपर और नीचे ही मंजिल क्या है, खाली है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, पी मंजिल क्रमांक 8 पर रहता है, तो 8 पे किसको बोला है, पी को बैठाने के लिए, तो पी यहाँ पे हो गया, पी हमारा किस पे रहता है, मंजिल नंबर 8 पे रहता है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, पी की मंजिल के ठीक नीचे भी है, जो जी की मंजिल है वो पी के मंजिल के ठीक नीचे है, यानी जी किसके नीचे है, पी के नीचे, तो जी हमारा 7वें माले पर हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्या बोला था, क्वेश्चन यहाँ पे बोला था कि जी की मंजिल उस मंजिल के ठीक ऊपर है जिसमें एल रहता है, यानी कि एल जी से क्या है, नीचे है, तभी तो जी का मंजिल क्या है, एल से ऊपर आ रहा है। ठीक, इसके बाद क्या बोला है, हाँ आगे पढ़िए क्या बोला है, जेड के ठीक ऊपर वाली मंजिल और ठीक नीचे वाली मंजिल खाली है, यानी कि जेड हमारा अगर यहाँ पे रख देते हैं हम, तो ऊपर तो भरा है, यानी कि ऐसे जगह पे जेड को रखना है जहाँ ऊपर और नीचे दोनों मंजिलें क्या रहें, खाली रहें, यानी कि जेड हमारा चौथे माले पर हो जाएगा, तभी तो 5 भी खाली रह जाएगा और इसके बाद 3 भी खाली रह जाएगा। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा क्या था, क्वेश्चन पूछा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो मंजिल क्रमांक 4 पर कौन रहता है, तो जेड हमारा रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बायो से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने की मदद करता है। ऑप्शन बी, इन्हें रक्त वाहिकाओं द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी दिया है, यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। या ऑप्शन डी दिया है, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया में डैश उपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक, तो हमारा रिएक्शन दिया है Fe2O3 प्लस
3CO, और ये रिएक्टेंट साइड हो गया, और प्रोडक्ट साइड में दिया है 2Fe प्लस 3CO2। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दी गई अभिक्रिया में CO अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा ये अपचायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा समरूप त्रिभुजों का गुण नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा समरूप त्रिभुज का गुण नहीं है। तो ऑप्शन इसमें दिया है ए, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत शीर्ष लंबों का अनुपात। ठीक, ऑप्शन भी दिया है किन्हीं दो कड़ों का अनुपात बराबर किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात। ऑप्शन सी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत माध्यिकाओं का अनुपात। ऑप्शन डी है संगत भुजाओं का अनुपात बराबर संगत परिमापों का अनुपात। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसमें से समरूप त्रिभुजों का ये गुण नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन बी हमारा नहीं होता है, यानी कि किन्हीं दो कड़ों का अनुपात बराबर होता है किन्हीं दो माध्यिकाओं का अनुपात। ये तो गलत वाक्य दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया है, एक निश्चित पूर्व भाषा में CURRY करी को BSONT लिखा जाता है और KHAKI यानी खाकी को JFXGD लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में भीम BSWM यानी कि भीम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम अल्फाबेट को लिख लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सी को किस में कन्वर्ट किया है, बी में, और यू को एस में। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया है, -1 कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, -2 करेंगे। ठीक, यू से तो ऐसा जाएगा, फिर -3 करेंगे, आर से तो हो जाएगा, फिर -4 कर दिया, आर से तो एन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या किया है, फिर y को -5 करेंगे, y में -5 तो हमारा क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं खाकी को वैसे ही JFXGD किया है, तो के में जब -1 करेंगे तो जे के आता है, उसके बाद -1 हो गया। एफ के बाद FGH यानी कि यहाँ पे क्या किया, -2 किया, ऐसे ही -3 -4 -5 किया है। ठीक, वैसे ही क्या बोला है कि भीम को भी कन्वर्ट करके आंसर देना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं भीम को जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें -1 करेंगे, फिर -2 -3 -4 -5। बी में -1 करेंगे तो एफ आ जाएगा, एच में -2 करेंगे तो एफ आ जाएगा, और जब हम ई में -3 करेंगे तो बी आ जाएगा, और ई में -4 करेंगे तो ए आ जाएगा, और एम में -5 करेंगे तो एच आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, AFBAH। तो इसमें ऑप्शन नंबर AFBH, ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि AFBAH राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि धात्विक जो धातुएं होती हैं उनके धात्विक गुणों का सही क्रम लिखना है, तो मैग्नीशियम, सोडियम, बेरियम और सीजियम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, अंडर रूट में दिया है 0.0306225 दिया है, और अपॉन में दिया है 0.001225। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जब हम क्या करेंगे कि ये 175 का स्क्वायर होता है। ठीक, तो स्क्वायर इसको करेंगे और फिर अंडर रूट लगाएंगे, इसके बाद 35 का भी स्क्वायर करेंगे, यानी 0.35 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमारा 0.00125 आएगा। तो जब स्क्वायर और स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट रहता है तो स्क्वायर और अंडर रूट हमारा कट जाता है, यानी कि हमारा आंसर 0.175 बटा में 0.035 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट कैसे हटाएंगे, तो देखिए 0.175 यानी कि पीछे से 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव लगा है हमारा। उसके बाद हम 1000 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 1000 से नीचे भी गुणा करेंगे। ठीक, तो हमारा दशमलव क्या हट जाएगा, पॉइंट हमारा हट जाएगा, तो 175 बटा में 35 आ जाएगा। उसके बाद हम इसको 5 से कटा देंगे। ठीक, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल 7/3 और 12/5 है। ठीक, तो द्विघात समीकरण का इक्वेशन क्या होता है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो x स्क्वायर होता है -a + b होता है मल्टीप्लाई x + a × b, यानी कि a b बराबर 0 के होता है। यहाँ पे a हमारा कितना दिया है, 60/3 दिया है, b कितना दिया है, तो b बराबर कितना है, 12/5 है। इसके बाद हम a की जगह पे 7/3 रखेंगे, b की जगह पे 12/5 हम लिख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7/3 + 12/5 हो जाएगा यहाँ पे, और ये x और प्लस 7/3 गुणते 12 में यहाँ पे क्या कर देंगे 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है, तो x का स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर देंगे,
7/3 एक्स कर देंगे, 12/5 एक्स कर देंगे, उसके बाद 12×7 = 84/15 कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सबका। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। 15 से 15 कट जाएगा तो ये 84 हो जाएगा प्लस, और ये 15 को जब भाग देंगे 5 से तो 5 3 15 और 12 3 कितना होता है 36x, और प्लस ये क्या हो जाएगा 3 5 6 15 तो 5 7 35x, और ये प्लस हो जाएगा, और ये 15 से जब भाग देंगे 1 तो 15 आएगा और 15x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 15x²। जब जोड़ेंगे इसको एक साथ 71x + 84 बटा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, और सब यहाँ पे बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, तो 15x² + 71x + 84 और 15 हमारा भाग में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, यानी कि जब 15 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा 15x² + 71x + 84 है। तो चलिए आइए चेक करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 15x² - 71x + 84। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस होगा, ये भी माइनस है तो ये भी जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी -35, यहाँ भी -36 होगा। ठीक, और तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल किसका लगता है तो माइनस का लगता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पे क्या है -71 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि ब्याज हमारा 1235 दिया है, दर हमारा 5%, समय हमारा 3 वर्ष दिया है, तो मिश्र धन हमारा कितना होता है, तो मिश्र धन बराबर मूल धन प्लस क्या होता है तो ब्याज होता है। ठीक, तो चलिए पहले हम ब्याज कैसे निकालते हैं, पहले उसको निकालेंगे, उसके बाद मूलधन में जोड़ेंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100, यानी कि P हमारा प्रिंसिपल, R रेट, T हमारा टाइम होता है। तो P यानी कि P मतलब क्या हो जाता है तो मूलधन, R यानी कि रेट हमारा दर, और T की क्या होता है तो समय होता है। ठीक, तो ये मूलधन हमारा कितना दिया, मूलधन 1232 गुणते रेट, रेट हमारा प्रतिशत में हमेशा होता है, यानी कि दर प्रतिशत में हो गया, और गुणते 3 बटा में क्या हो जाएगा 100। तो चलिए आइए कटाते हैं, तो 5 एकम 5 से कट गया, 5 दूना के 10 कट गया। ठीक है, इसके बाद हम 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2 और 0 हो गया, फिर इसमें इसको 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 छके 12, 616 हुआ, फिर 2 पाँचे 10 कर दी मैं, फिर 2 तिहाई 6 और 2 आठे 16, यानी 308 गुणते 3 बचा है। ठीक, तो यहाँ पे 308 गुणते 3 बटा में क्या बच गया हमारा तो 5 बच गया, समझ में आ रहा है। इसके बाद जब गुणा करेंगे तो 4, इसके बाद 2 और 9 हो जाएगा। ठीक, 924 बटा में क्या आ जाएगा 5, तो इसे जब हम भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा तो 184.8 आ जाएगा जब 5 से भाग देंगे। तो यानी कि जो हमारा ये ब्याज आ गया हमारा कितना आ गया 184.8 आ गया, तो हम मूलधन में इसको जोड़ देंगे, तो मूलधन हमारा कितना दिया था 1232। ठीक है, तो 1232.00 कर देंगे, और यहाँ पे 184.8 कर देंगे, यहाँ पे 0 तो 0 8 4 2 कितना हो गया 6 8 3 हमारा कितना हो गया 11 2 1 3 1 4, यानी आंसर हमारे यहाँ पे पॉइंट लगा है, यानी 1416.80 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1416.8 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा हमारा 1416.80 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चलिए आइए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा मैथ से 1 + cot² x का होल स्क्वायर दिया है, फिर प्लस दिया है tan² अपॉन में 1 + tan² x दिया है, फिर प्लस बोला है 1 अपॉन में 1 + tan² x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम बुक में ही देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसको ये 1 अपॉन में 1 + cot² x हो गया। ठीक, ऐसे एज इट इज क्वेश्चन को रखा है, तो देखिए चेंज कहाँ से हुआ है ये, तो 1 + cot² x को हम क्या लिखते हैं, तो देखिए 1 + cot² x बराबर क्या होता है cosec² x होता है। ठीक, तो यहाँ पे cosec² x रखेंगे और उसके ब्रैकेट में क्या है स्क्वायर भी दिया है, तो कितना हो जाएगा 4। 1 + cot² x क्या होता है cosec² x होता है, और इसके ब्रैकेट में भी होल 2 दिया है, तो यानी कि cosec के 4 की पावर 4 और x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे tan² x दिया 1 + tan² x बराबर कितना होता है, तो 1 + tan² x बराबर होता है sec² x के। ठीक, तो यहाँ पे बीच में sec² x रखेंगे और पावर कितना दिया है 2 दिया है, तो 2 और 2 पावर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। फिर इसके बाद 1 अपॉन में 1 + tan² x दिया, तो अभी मैं बताई हूँ कि 1 + tan² x को sec² x बोलते हैं, तो यहाँ पे sec² x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे हो जाएगा sin की पावर 4x + sin² x अपॉन में cos² x दिया था। ठीक, मल्टीप्लाई कर देंगे cos की पावर 4x, इसके बाद प्लस cos² x कर देंगे हम। ठीक,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, साइन की पावर 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये 2 कॉस से 2 कॉस कट जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा। उसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे प्लस में दिया तो एज इट इज हो जाएगा, रख देंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है और इसको हम क्या किए, कॉमन ले लिए हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स को, तो एक इसमें से बच जाएगा, साइन की पावर 2x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बच जाएगा, ठीक। उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 में जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर एक्स का तो साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, और एक प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो फिर से वही बात है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ते हैं तो 1 आंसर आ जाता है, यानी कि हमारा इसमें ऑप्शन नंबर जो बी आंसर है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखते हैं। क्वेश्चन दिया है सागा दावा उत्सव इनमें से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था आयोग के माध्यम से वो गलत दिया गया था, क्योंकि क्वेश्चन में स्टार बना के दिया है। सागा दावा उत्सव भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। और एक ये कैसा त्यौहार है, तो ये बौद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार प्रतिवर्ष 30वीं बौद्ध कैलेंडर के चौथे महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान मोनपा मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। चंद्र कैलेंडर के चौथे माह में सागा दावा त्यौहार मनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है कि महात्मा बुद्ध का जन्म चौथे महीने में हुआ था तथा उन्हें चौथे महीने में निर्माण की प्राप्ति हुई, ठीक। इस त्यौहार के दौरान एक जुलूस निकाला जाता है जिनमें पूरे क्षेत्र में बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक वितरित की जाती है। उत्सव 1 महीने तक चलता है। कितने महीने तक, तो 1 महीने तक चलता है। इस दौरान लोग धर्मार्थ सेवाओं में लगे रहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा क्या दिया है, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है संसाधनों की संधारणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे, तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया है, आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। ऑप्शन बी, सीढ़ियों की जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना। ऑप्शन सी, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाना। ऑप्शन डी, वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना। ऑप्शन ई, स्कूल जाने के लिए साइकिल के बजाय अपनी कार उपयोग करना। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, सी, डी, ठीक, ये सही होंगे, यानी कि आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन ऑप्शन सी है, जल के संरक्षण के लिए टपकने वाले नलों की मरम्मत करवानी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में दिया वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन डी भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी तीनों ही हमारे सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर।